महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और इस रचना में उन्होंने साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की समीक्षा की है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारतीय संस्कृत के अग्रदूतों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स आपका बनने वाला है। फ्रेंड्स, पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की है, ये क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता है कि इसकी रचना इन्होंने कहाँ पर की थी। तो इन्होंने इसकी रचना काशी में की थी। काशी में एक स्थान है नागकुआं, तो उस स्थान पर इन्होंने महाभाष्य की रचना की है। फ्रेंड्स, इन्होंने अष्टांग योग की भी रचना की है और अष्टांग योग की रचना इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे यहाँ इसका योग में काफ़ी योगदान रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, ऋषि याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क स्मृति की रचना की। फ्रेंड्स, इस स्मृति में ऋषि ने सामाजिक रीतियों, परंपराओं और मान्यताओं का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है जिसको आपको याद रखना है। महर्षि याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है, जिसमें इन्होंने आचार व्यवहार, नियम कानून आदि की व्यवस्था दी है। इस ग्रंथ को याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी के टीके लिखे। अष्टाध्यायी की अगर रचना पूछा जाए किसने किया है, तो इसकी रचना पाणिनि ने किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो अर्थशास्त्र की रचना आपको बता दें चाणक्य ने की और भारतीय इतिहास और राजनीति में चाणक्य का एक विशेष स्थान रहा है। फ्रेंड्स, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और इस तरह से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, जिससे मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो सका। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो चाणक्य के बारे में अच्छी तरह से जानते भी होंगे। इन्होंने कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। ये तीनों नाम से इन्हीं को जाना जाता है। और चाणक्य जो है तक्षशिला के एक ब्राह्मण के पुत्र थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्त भारत पर विजय पताका लहराने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इसी के बाद इन्हें महाराजाधिराज घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, महाराजाधिराज के नाम से किस शासक को संबोधित किया गया था, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो आप वहाँ पर आप समुद्रगुप्त को टिक करेंगे। समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त मगध के सम्राट बने। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाने का शौक था और इसीलिए उन्होंने प्रयाग स्तंभ और सिक्कों में बीड़ा के चित्र को अंकित करवाया। साथ में ये भी बताते चलें कि समुद्रगुप्त को व्याघ्र पराक्रम की उपाधि से भी नवाजा गया था। वास्तव में समुद्रगुप्त का जो समय था, ये भारत में स्वर्णयुग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में स्वर्णयुग के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त को। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। आपको बताते चले, भारत के महान इतिहास में कालिदास का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है और इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था। ये एक शिव भक्त थे। इनकी कुछ विशेष रचनाएं जो कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने महाकाव्य लिखा। महाकाव्य में इनके सबसे बड़े महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव, ये इनके महाकाव्य हैं। इन्होंने नाटक में भी अपना योगदान दिया। इनके विशेष रूप से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्र। ये इनके 3 नाटक। खंड काव्य में 2 प्रसिद्ध खंड काव्य हैं, एक है ऋतु संहार और दूसरा है मेघदूत। तो फ्रेंड्स, इनके महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य और गीत काव्य, ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाकाव्य क्या हुआ, रघुवंश, कुमार संभव। नाटक क्या हुए इनके, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र। खंड काव्य में इनकी कौन सी 2 रचनाएं हैं प्रसिद्ध, ऋतु संहार और मेघदूत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और हर्ष जो है 606 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठे।
फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हर्षवर्धन बहुत दानवीर राजा थे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया। ये भारत आने का इसका कारण क्या था? ये एक तो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखना, और दूसरा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लेने के लिए भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हर्षवर्धन से रिलेटेड है, आपको हमेशा याद रखना है। हर्ष स्वयं विद्वान थे और ये विद्वानों का सम्मान करते थे, इसीलिए विद्वानों के आश्रयदाता भी कहे जाते थे। और बाणभट्ट जो है एक बार प्रसिद्ध विद्वान थे इनके शासनकाल में, जो इनके दरबारी कवि थे। आपको ये भी बता दें कि बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की है, जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। हर्ष स्वयं संस्कृत के जानकार थे, इसीलिए हर्ष ने स्वयं संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। तो ये जो 3 रचनाएं हैं हर्षवर्धन की हैं, इसको जरूर याद रखना, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास अकबर के शासनकाल के समय के थे, और अकबर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध विद्वान थे अब्दुल रहीम खान खाना, उनसे इनकी परम प्रिय मित्रता थी। तुलसीदास की प्रशंसा में अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है, सुरतीये नरतीये नागतीये या चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। आगे आपको बता दें कि तुलसीदास अपने अंतिम समय में काशी में गंगा के किनारे 80 घाट के रहते थे, और वहीं पर इनका देहांत हो गया, जिसके लिए एक दोहा मशहूर है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इसके बाद नेक्स्ट कोटेशन है अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल फारसी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे, जो कि अकबर के शासनकाल में और जहांगीर के शासनकाल में भी रहे। और इन्होंने इनकी प्रसिद्ध जो रचना है अकबरनामा, जिसमें इन्होंने अकबर के राज्य का वर्णन किया है। दूसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है आईने अकबरी, जिसमें इन्होंने अकबर के शासन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। ये दोनों ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। नेक्स्ट कोटेशन है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक हैदर अली के पुत्र थे, और टीपू का जन्म 1750 में हुआ था। तृतीय, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। क्वेश्चन ये आता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच किस युद्ध में हुई? तो आप वहाँ आंसर लगाएंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट कोटेशन है, हमारे भारतीय समाज सुधारक में राजा राम मोहन राय जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, और इनके बारे में जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गांव राधानगर में हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1772 में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में। इनके पिता का नाम रामकांत राय था और माता का नाम तारणी देवी था। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में हुई थी। जन्म तो इंडिया में हुआ था, लेकिन मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी। अगर राजा राम मोहन राय जी के समाज सुधार संबंधी कार्य को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था इन्होंने समाज सुधार के रूप में किया, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध इन्होंने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी ने मिलकर किया था। दूसरा, इन्होंने समाज सुधार किया, अंधविश्वासों का विरोध इन्होंने किया। तीसरा है बहुविवाह विरोध किया, बाल विवाह का भी विरोध इन्होंने किया, जाति प्रथा का विरोध किया, विधवाओं का पुनर्विवाह उस समय होता था उसका भी इन्होंने विरोध किया, पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना, ये भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धार्मिक सुधार, ईश्वर एक है, ऐसा इनका मानना था, और स्त्री पुरुष को बराबरी का अधिकार। राजा राम मोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर एक आत्मीय सभा का भी निर्माण कराया। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी, जो कि एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी, इसको भी प्रकाशित करवाया। 1882 में फारसी में मिराए तुल एक अखबार निकलता था,
उसको भी इन्होंने ही प्रकाशित किया था। वह अंग्रेज़ी शिक्षा के पक्षधर थे और अंग्रेज़ी शिक्षा को महत्व भी उन्होंने दिया। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की। ये सब इम्पोर्टेंट कोटेशन है, आपको हमेशा याद रखना है। संवाद कौमुदी 1821, 1882 में मीरा एतुल अखबार पत्रिका और 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की, जिसमें क्या होता था, इस कॉलेज में भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक और भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।